जब भी हॉरर स्टोरीज की बात आती है तो ये पुरानी कहावत अक्सर सामने आ जाती है कि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी ज़्यादा अजीब होती है। और ये फिल्म द नन के मामले में भी यही बात लागू होती है। कंज्यूरिंग यूनिवर्स का सबसे डार्क चैप्टर एनेबल क्रिएशन, एनेबल द कंज्यूरिंग और द कंज्यूरिंग 2 से पहले की कहानी है, जो उस डीमन वैलेक के पीछे की कहानी बताती है जिसकी हमने एनेबल में एक झलक देखी थी। डायरेक्टर कॉरन हार्डी ने द नन को एक पूरी तरह से हॉरर फिल्म से ज़्यादा एक बोल्ड मिस्ट्री की तरह दिखाया है। लेकिन डीमन वैलेक के डिमोनिक चेहरे के सामने आने पर यह बात को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि आपको लगता होगा कि डराने और बेचैन करने वाले सीन सिर्फ कैमरा के लिए ही थे, लेकिन पता चला है कि पर्दे के पीछे की चीज़ें भी उतनी ही डरावनी थी। 2015 में द हैलो के साथ अपना डायरेक्टरी डेब्यू करने के बाद हार्डी की ये दूसरी फिल्म द नन हमें अतीत में ले जाती है, जब रोमानिया के एक चर्च में एक यंग नन आत्महत्या कर लेती है। एक प्रीस्ट जिसका एक अपना ही हॉन्टेड पास्ट है और एक इनएक्सपीरियंस सिस्टर जो अपनी अंतिम प्रतिज्ञा लेने के कगार पर है। इन दोनों को ही वेटिकन द्वारा इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है। साथ मिलकर वे उस चर्च के कर्स्ड सीक्रेट को अनकवर करते हैं और डिमोनिक नन के रूप में एक शैतानी शक्ति का सामना करते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। स्क्रीन राइटर गैरी डबरमैन ने कहा कि फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की मूवी ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला द नन के लिए एक इम्पॉर्टेंट विजुअल और टोनल रेफरेंस था। यह एक उचित तुलना है क्योंकि सही माहौल को पकड़ने के लिए ज़्यादातर शूटिंग वैम्पायर इन्फेस्टेड रोमानिया में किया गया था। हालांकि फिल्म 1952 में सेट है, लेकिन कई सेट 14th सेंचुरी की इमारतों में बनाए गए थे। सिस्टर आयरीन की भूमिका निभाने वाली टाइसा फर्मिगा ने कहा कि इससे उन्हें अपने कैरेक्टर में ढलने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि महलों, मॉनेस्ट्रीज और हरे भरे कंट्री साइड में ऐसा नहीं लगता कि आप आज के ज़माने में हैं। ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। ऐसा लगता है मानो कोई डीमन आपके आसपास ही हो। यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि सेट पर मौजूद लोगों ने खुद ही सुपरनैचुरल डिस्टर्बेंस का अनुभव किया, जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स या हार्डी की प्रभाव किए बिना हुआ, जो खुद गुर्राने और ख़तरनाक आवाज़ें निकालने के लिए जाने जाते थे ताकि एक्टर्स को हॉरर थीम की कल्पना करने में मदद मिल सके। सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए टीम ने कैसल कॉर्विन में एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट फादर कॉस्मिन से प्रस्तुति का आशीर्वाद लिया। लेकिन इसके बावजूद भी हार्डी और उनकी टीम को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिली। हार्डी को कॉर्विन कैसल के एक सेट पर धूल में एक रहस्यमय हाथ का निशान मिला। ये तो खैर कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके बाद तो कुछ और भी अजीब हुआ। मोगोसवाइये के एक पुराने रोमन किले में एक खास माहौल वाले सीन को शूट करते समय हार्डी के साथ एक सुपरनैचुरल इनकाउंटर हुआ, जिसे वह रोमानियन सोल्जर के भूतों का एक जोड़ा मानते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे किसी घटना से डर जाते, लेकिन हार्डी का मानना था कि वो बस फिल्म मेकिंग को लेकर एक्साइटेड थे। ये सुनने में काफ़ी अजीब लग सकता है, लेकिन रोमानिया में कुछ लोगों ने भूतिया सोल्जर्स या भूतिया आर्मी को देखे जाने की बात कही है। एक और जगह बैनफी कैसल, जिसे वर्साइल्स ऑफ ट्रांसिल्वेनिया कहा जाता है, उसमें भूत प्रेतों के होने की खबरें आई हैं। लोग कहते हैं कि अक्सर वहाँ सोल्जर जैसी भयानक परछाइयाँ दिखाई देती थी, जबकि कुछ लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें, कराहे कदमों की आहट सुनाई देती थी। फिर कहा जाता है कि कालूगारिस्का फॉरेस्ट में टर्किश आर्मी द्वारा मारे गए आखिरी मॉन्क ने उन्हें एक श्राप दिया था, जिससे मरने के बाद जिन लोगों ने मॉन्क्स के खून से अपने हाथ अपवित्र किए थे, उनकी आत्माएं झाड़ियों में घूम हो जाती हैं, जहां से उन्हें कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। शायद हार्डी का यह दृश्य भी अजीब नहीं था। खैर, ये तो कुछ भी नहीं था।
साल 1974 में स्मर्ल फैमिली के साथ कुछ इतनी भयानक हुई कि उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो डीमन इतना पावरफुल था कि एग्जॉर्सिज्म के बाद भी नहीं गया और उस फैमिली को 12 सालों तक हॉन्ट करते रहा। वो स्टोरी के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो।